डिसलोकेशन ऑफ द हिप। तो हिप में 3 तरह की डिसलोकेशन होती है, पोस्टीरियर, एंटीरियर और सेंट्रल। तो सबसे पहले देखते हैं हम पोस्टीरियर डिसलोकेशन। तो पोस्टीरियर से ही हमें पता लग रहा है कि जो हेड ऑफ द फीमर है वो एस्टाबुलम से निकल जाएगा और पोस्टीरियरली चला जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन डिसलोकेशन है इन द हिप, और ये ऑल्सो एसोसिएटेड है विद चिप फ्रैक्चर ऑफ द पोस्टीरियर लिप ऑफ एस्टाबुलम। जो पीछे वाला जो लिप होता है ना एस्टाबुलम का, उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। अगर ऐसा केस है तो हम उसे फ्रैक्चर डिसलोकेशन बोलते हैं। अब देखते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। तो ये ज़्यादातर वोलेंस या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होता है। जब भी डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होएगी हमारे शाफ्ट ऑफ द फीमर पे, तो हिप जो है वो फ्लेक्स हो जाएगा और पीछे की तरफ फीमर जो है हमारी चली जाएगी, डिसलोकेट हो जाएगी। इसमें मॉडरेटली सीवियर फोर्स की ज़रूरत होती है ताकि हिप जो है डिसलोकेट हो जाए, ठीक है। यह ज़्यादातर हमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह में देखने को मिलता है। जब भी जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेक लगाई, ठीक है, ड्राइवर ने, तो जो पैसेंजर सीट वाला होएगा वो आगे पुश हो जाएगा और डैशबोर्ड पे जाके लगेगी उसकी फीमर, ठीक है। तो उसकी वजह से ये फ्रैक्चर हो सकता है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो सकती है बेसिकली। तो इसको हम डैशबोर्ड इंजरी या फिर डैशबोर्ड डिसलोकेशन भी बोलते हैं। अब आते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल फीचर्स वही हैं कि सबसे पहले तो पेशेंट को सीवियर पेन होएगा क्योंकि डिसलोकेशन हो गया है। इसमें स्वेलिंग और डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। डिफॉर्मिटी होएगी ऑफ द हिप, इसमें कि फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन हमें देखने को मिल सकती है। और जैसे ही पोस्टीरियरली हमारी फीमर चली जाएगी, हेड चला जाएगा फीमर का, तो शॉर्टनिंग ऑफ द लेग भी हो सकती है। इसके अलावा जब हम फील करेंगे तो ग्लूटियल रीजन में हमें फीमर का हेड फील हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वो भी थोड़ा ज़्यादा और प्रोमिनेंट हमें देखने को मिल सकता है इन सम केसेस। इसके बाद हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो फीमर का हेड हमें बाहर निकला हुआ दिखेगा एस्टाबुलम से, और इंटरनल रोटेशन दिखेगी हमें थाई की, और ज़्यादातर लेसर ट्रोकेंटर या फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर थोड़ा ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा शेरिंगटन लाइन जो होती है वो भी ब्रेक हो सकती है। शेरिंगटन लाइन बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है बिटवीन मीडियल कोर्टेक्स ऑफ द फीमर एंड सुपीरियर प्यूबिक रेमाई, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगी। अब हम ट्रीटमेंट देखें तो 2 तरह से इसकी ट्रीटमेंट होती है। एक होता है क्लोज्ड रिडक्शन और एक होता है ओपन रिडक्शन। इसमें ज़्यादातर हम क्लोज्ड रिडक्शन ही परफॉर्म करते हैं क्योंकि उसी से ही आराम से फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। एक चीज़ ट्रीटमेंट के टाइम ध्यान रखनी होती है कि जल्दी से जल्दी हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम हमने ट्रीटमेंट नहीं की तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, जिसके आगे जाके और भी कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से आगे जाके और भी कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो क्लोज रिडक्शन का मेथड क्या होता है कि हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और पेशेंट को सुपाइन लेटा देते हैं फ्लोर पे, ठीक है। उसके बाद जो थेरेपिस्ट या फिर सर्जन होएगा वो लेग को ग्रैब करेगा और हिप को और नी को फ्लेक्स कर देगा 90 डिग्री। उसके बाद एक्सियली मतलब कि अपनी तरफ ऊपर वाली साइड फोर्स लगाएगा, पुल करेगा थेरेपिस्ट, जिसकी मदद से कि हमें एक साउंड सी सुनने को मिल सकती है, जैसे कि टक, जैसे कि हमें पता लग जाएगा कि एस्टाबुलम में फिट हो गया है हेड ऑफ द फीमर, ठीक है। उसके बाद हम फ्रीली मूव करके देखते हैं हिप को इन द ऑल डायरेक्शंस की कहीं कुछ अड़चन वगैरह तो नहीं आ रही, ठीक है, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हम लेग को थोड़ा लाइट डायरेक्शन में रखते हैं, हिप अबडक्ट करके थोड़ा लाइट डायरेक्शन में रखते हैं उसे 3 से 6 हफ्ते तक, जिससे कि टोटली अच्छे से ठीक हो जाता है डिसलोकेशन। इसके बाद आती है एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। ये बहुत ही रेयर कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली जो लेग है अगर हम उसे फोर्सफुली एक्सटर्नली रोटेट कर दें और अबडक्ट कर दें तभी हमें ये देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है जब भी कोई फॉल वगैरह होए जिसमें कि एक फुट जो है वो स्टक हो गया कहीं पे और हिप जो है अबडक्शन में चली गई एक्सेसिवली, उसमें देखने को मिल सकता है, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी देखने को मिल सकता है। बाकी सब ऑलमोस्ट इसमें सेम ही रहता है, ट्रीटमेंट भी लगभग सेम ही है। जैसे कि उसमें एक्सियली पुल कर रहे थे, इसमें डाउनवर्ड पुश करेंगे हम, ठीक है, ताकि रिडक्शन हो सके। इसके बाद आता है हमारे पास सेंट्रल डिसलोकेशन। इसको हम सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन भी बोलते हैं क्योंकि जनरली जब भी ये होता है तो फ्रैक्चर भी हो जाता है हमारे एस्टाबुलम का। तो ये ज़्यादा कॉमन इंजरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि फीमर का हेड जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है एस्टाबुलम के, ठीक है, मीडियल वॉल को तोड़ के अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है, एस्टाबुलम को तोड़ के अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो जाती है मीडियल साइड में इसकी, और इसमें जॉइंट स्टिफनेस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के भी चांसेस होते हैं इन द लेटर स्टेजेस, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट हम ज़्यादातर ओपन रिडक्शन से ही करते हैं
और इसमें थोड़ा ट्रीटमेंट भी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो फ्रैगमेंट्स होते हैं बोन के वो हर कहीं फॉल इधर उधर चले जाते हैं किसी किसी केसेस में, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस फ्रैक्चर के रिडक्शन में। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस की बात करें डिसलोकेशंस की, तो हिप स्टिफनेस हो जाएगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल सकता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है और इंजरी भी हो सकती है टू द नर्व।